I got no rules, I count 'em. I got no rules, I count 'em. Bread up and down, bread up and down, bread up and down, big whipping open. तो आज की क्लास में ये 2 कोटेशंस हैं, उनसे स्टार्ट करूँगा, ठीक है? फेलिक्स कैलिन का और एक है आपके पास जॉर्ज पैला का। तो पहला कहता है कि क्या नाम है, द मैथमेटिक्स इन जनरल इज़ अ फंडामेंटली द साइंस ऑफ सेल्फ एविडेंट थिंग्स। कहता है कि जो चीज़ें अपने आप को सत्यापित कर रखी हैं पहले से ही, उन्हीं का साइंस मैथमेटिक्स। दूसरा कहता है कि मैथमेटिक्स, तो जॉर्ज पैला का कहता है कि मैथमेटिक्स कंसिस्ट ऑफ प्रूविंग द मोस्ट ऑब्वियस थिंग इन द लास्ट ऑब्वियस वे। ठीक है? ये कहता है कि मैथमेटिक्स वो चीज़ है जिसके अंदर हम लोग मोस्ट ऑब्वियस थिंग को लास्ट ऑब्वियस वे से प्रूव करते हैं। तो ये दोनों के दोनों कोटेशंस आज की क्लास के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले ये सेल्फ एविडेंस वाली थिंग की बात जो फेलिक्स कहते हैं, इसमें हम लोग को जो भी इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे, उन सबका सेल्फ एविडेंस यानी कि प्रूव करना पड़ेगा हम लोग को एक-एक चीज़ को। ठीक है? कोई भी चीज़ हम लोग याद नहीं करेंगे, कोई भी चीज़ का रट्टा नहीं मारेंगे। दूसरा कहता है कि मोस्ट ऑब्वियस थिंग को प्रूव करना लास्ट ऑब्वियस वे से, वही लास्ट ऑब्वियस वे हमारे पास जो भी हम लोगों ने 11th या 10th में पढ़ा है, उसी वे से मोस्ट ऑब्वियस थिंग को प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक मैट्रिक फंक्शन। ठीक है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इस चैप्टर के नाम के 3 पार्ट हैं, एक पार्ट है इनवर्स, एक पार्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक और एक पार्ट है फंक्शन। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम मेरे को तीनों के तीनों पे थोड़ा-थोड़ा आप लोगों के व्यूज़ क्लियर करने पड़ेंगे, तभी ये चैप्टर आगे की तरफ बढ़ पाएगा या थोड़ा बहुत समझ में आ पाएगा, वरना ये चैप्टर बस रटना वाले हो जाएगा और रटना है नहीं, क्योंकि इस चैप्टर का लिंक पूरा कैलकुलस से है और आगे भी तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा लिंक है इसका चैप्टर का। चाहे तुम साइंस बैकग्राउंड के हो, चाहे तुम कॉमर्स बैकग्राउंड के हो, ठीक है? हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले जो हम लोगों ने बहुत पहले पढ़ी थी चीज़, उसको पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है? उसको पहले जान लेते हैं। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री लिखा हुआ है, तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? साइंस ऑफ ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री है साइंस ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के साइंस को हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ट्रायंगल के साइंस को कैसे कहते हैं? क्योंकि उसके अंदर ट्रायंगल की पूरी डीप स्टडी की जाती है। फिर है यहाँ पर फंक्शन। फंक्शन क्या है? द सेट ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स इन विच दे आर, इन विच मैनर हैव टू सेट्स हैविंग पर्टिकुलर रिलेशन by which their range they, they are related। दो सेट जिनके बीच में कोई पर्टिकुलर रिलेशन हो जिसकी वजह से वो दोनों के दोनों रिलेट कर रहे हो। अब यहाँ फंक्शन भी हम लोगों को कौन सा पकड़ना है? ऑन टू फंक्शन पकड़ना है। यहाँ पर ऑन टू वन वन फंक्शन पकड़ना है। ठीक है? अब ये क्या होता है? ये चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा होगा तुम लोगों ने, नहीं पढ़ा होगा तो बाद में पढ़ोगे। तो यहाँ पर फंक्शन होगा y बराबर एफ एक्स। ठीक है? और ये जो y बराबर एफ होगा, एफ एक्स होगा, इसके अंदर ये जो पार्ट होगा ये डोमेन कहलाएगा, पहला वाला सेट, सेट नंबर 1। ठीक? और ये जो पार्ट है ये रेंज कहलाएगा, दूसरा वाला सेट, सेट नंबर 2। ठीक? अब अगर मैं इस फंक्शन के ये जो एक्स है, डोमेन है, इसको एज इट इज यहाँ पे रहने दूँ, तो जब ये एफ अपनी साइड चेंज करेगा तो ये इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, एफ इनवर्स वाई। तो जो भी आपके पास रेंज होगा वो डोमेन बन चुका होगा। और जो डोमेन था वो रेंज बन चुका होगा। और ऐसे फंक्शन को हम लोग इन्वर्टिबल फंक्शन कहते हैं। ठीक? और इनवर्स ऑफ द फंक्शन कहते हैं। ठीक है? इस तरीके को फाइंड करने को। अब यहाँ पे हम लोगों को एफ कौन सा पकड़ना है? एफ पकड़ना हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री।
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पकड़ना है। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब है y बराबर होगा साइन का x, y बराबर होगा कॉस का x, y बराबर होगा टेन का x, y बराबर होगा कॉट का x, y बराबर होगा सेक का x, y बराबर होगा कॉस सेक का x। ठीक है, होगा ट्रिग्नोमेट्रिक चाहे कोई सा भी हो। अब अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो ये एक्स 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 है, ठीक है, चाहे ये एक्स 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 है, ये सारा का सारा है डोमेन। ठीक है, और ये जो वाई 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 है, ये सारा का सारा है रेंज। अब एक एक करके पहले हम लोग एक ही फंक्शन को पकड़ते हैं और फिर उसकी मदद से बाकियों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैंने ले लिया y बराबर साइन का x, तो मुझे पता है कि y बराबर साइन के x में जो आपके पास ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से रोल करेगा। इसके अंदर इसके अंदर y की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 होगी और मिनिमम वैल्यू -1 होगी। और ये 1 और -1 के बीच में पूरा घूमता ही रहेगा। ठीक है, यानी कि जो रेंज हो गई वो 1 और -1 के बीच में हो गई। ठीक है, इंक्लूडिंग ब्रैकेट है, इसका मतलब है 1 और -1 दोनों लेना है। अब ये जो x की वैल्यू है ये कहाँ से कहाँ तक जाए कि 1 और -1 आए, तो इसको हम लोग पहले फिक्स कर देते हैं। ये x की वैल्यू 0 से लेकर यहाँ पर होता है π/2, यहाँ पर होता है पाई, यहाँ पर होता है 3π/2, यहाँ पर होता है 2π एंड सो ऑन। ये चलता ही चला जाएगा, ये कभी भी रुकेगा ही नहीं। अगर ये कभी भी रुकेगा ही नहीं तो डोमेन डिफाइंड नहीं होगा। लेकिन रेंज तो फिक्स है, अगर रेंज फिक्स है तो हमें डोमेन को भी फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे वन वन फंक्शन लेना। वन वन फंक्शन का मतलब ये होता है कि एक वैल्यू पे एक वैल्यू, तो एक वैल्यू पे एक वैल्यू लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डोमेन को फिक्स कर लेते हैं। और डोमेन इसका होता है यहाँ से लेकर यहाँ। ये जो वैल्यू है ये क्या है, ये है -π/2, और ये जो वैल्यू है ये क्या है, ये है +π/2। तो ये जो डोमेन है ये भी फिक्स हो जाता है -π/2 से +π। ठीक है, अभी मैं ये पाई वाई का कंसेप्ट तुम लोग 11th क्लास में सीख के आए हो, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा ब्रश अप कर देता हूँ आपका, कि नॉर्मल जो आपकी वैल्यूज होती हैं वो 0 से लेकर 0, 30, 45, 60 और 90 तक की वैल्यू। 0 को हम लोग 0 ही कहते हैं, और 30 को कहते हैं 5/6, को कहते हैं 5/4, इसे कहते हैं 5/3, इसे कहते हैं 5/2। और अगर मैं साइन की बात करूँ, साइन ऑफ थीटा की बात करूँ, आगे भी जाता है ये 180 तक ले लेते हैं। हाँ, तो मैं अगर साइन ऑफ थीटा की बात करूँ, साइन थीटा यहाँ पर आपके पास 0 होता है, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे आपके पास 1/√2, यहाँ पे आपके पास √3/2, यहाँ पे आपके पास 1, और ये जाके यहाँ पे -1। ठीक, यहाँ पे -1। तो मैं चाहूँ तो 180 ले लूँ जिसको हम लोग पाई कहते हैं, या मैं पीछे की तरफ रोल करके -π/2 ले लूँ, तो -π/2 पे भी -1। ठीक है, मैं आगे की तरफ इसलिए मूव नहीं कर रहा क्योंकि पीछे के नेगेटिव एंगल ही डिफाइन नहीं कर पाएगा, इसलिए मैंने पीछे के एंगल ले लिया। ठीक है, मैंने क्या मतलब मैथमेटिक्स ने ले लिया पीछे का एंगल, ताकि ये सारे के सारे एंगल्स पे डिफाइंड कर ले अपने आप को। क्योंकि कोई भी फंक्शन तभी ट्रू होता है जब उसकी डेफिनेशन ट्रू हो। डेफिनेशन तभी ट्रू हो सकती है जब उसके रेंज और डोमेन दोनों एग्जिस्ट कर रहे हो, और एक डोमेन पे एक ही रेंज एग्जिस्ट कर रहा हो। तो आगे चलते हैं हम लोग। तो आगे चलेंगे तो ये हमारे पास एक टेबल आती है, जिस टेबल को समझना जरूरी है हमारे पास। तो ये टेबल आती है आपके पास, ये जहाँ पे आपके पास ये डोमेन है और ये आपके पास रेंज है। अगर आपको पता है y बराबर साइन ऑफ x होता, तो ये आपके पास डोमेन जो कि होना चाहिए था एंगल, और ये आपके पास रेंज जो कि होना चाहिए था वैल्यू। लेकिन यहाँ पर x बराबर साइन इनवर्स y है,
ये आपके पास डोमेन हो गया, जो कि है एंगल, जो कि है वैल्यू, और ये आपके पास रेंज हो गया, जो कि है डोमेन हो गया, और ये रेंज हो गया, और रेंज जो में है जो है आपके पास एंगल। तो अलग अलग साइन का जो आपके पास डोमेन है वो -1 से 1 के बीच में होता है, अभी आप लोगों को ग्राफ से बताया मैंने। ठीक, और इसका जो रेंज होगा वो -π/2 से +π/2 होता है। ठीक, इसको हम लोग डीपली अंडरस्टैंड करते हैं, अदरवाइज दिस थिंग कुड स्लिप आउट ऑफ योर हेड। तो हमें करना क्या है, हमें ग्राफ देखने हैं इनके। तो ये देखो, ये साइन का ग्राफ है। मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1। कहाँ से कहाँ तक रोल कर रहा है, ये 0 से लेकर इस साइड इन्फिनिटी तक, और 0 से लेकर इस साइड लेफ्ट साइड इन्फिनिटी तक, राइट साइड इन्फिनिटी तक। अब जब इन्फिनिटी इन्फिनिटी तक जाएगा तो हम पूरे के पूरे उसको रेंज ले नहीं सकते, डोमेन ले नहीं सकते। जब डोमेन पूरा नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि रेंज फिक्स है। रेंज को फिक्स करने के लिए हम लोगों ने डोमेन को भी फिक्स कर दिया, तो हम लोगों ने डोमेन को फिक्स किया -π/2 से लेकर +π/2 के बीच में। ठीक है, यही दिख रहा होगा तुम लोग, -π/2 से लेकर -π/2 से लेकर +π/2 के बीच में आपके पास ये फिक्स कर दिया गया है डोमेन। ठीक है, किसका? नॉर्मल फंक्शन का। तो रेंज भी फिक्स हो गया 1 से 1 के बीच में। अब अगर इन्वर्स की बात करूँ तो -1 से 1 के बीच में डोमेन फिक्स किया, तो रेंज भी आपके पास -π/2 से +π/2 के बीच में फिक्स हो गया। इसी तरीके से अगर अब ये जो नया फंक्शन बनेगा, जो इनवर्स का फंक्शन है, वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ऐसे क्यों दिख रहा है ये? क्योंकि जो आपके पास डोमेन था वो रेंज हो चुका है, और जो रेंज है वो डोमेन हो चुका है। जो अब फंक्शन है जो पहले एक्स पे ऑपरेट हो रहा था, ठीक है, और वाई को ऑपरेट कर रहा था, वाई बराबर साइन ऑफ एक्स था, एक्स पे ऑपरेट हो रहा था, वाई को ऑपरेट कर रहा था, तो ये आपके पास आ रहा था। ठीक है, अभी क्या हो गया, वाई बराबर साइन इनवर्स ऑफ एक्स, या मैं यहीं से उल्टा कर दूं तो एक्स बराबर साइन इनवर्स ऑफ वाई। इन लोगों ने एक्स को एक्स ही रखा है, ये क्या होगा आपके पास अब वाई पे ऑपरेट होने लग जाएगा, ये देखो। ठीक है, कहाँ के बीच में? इतने के बीच में। ठीक है, इतने से के बीच में। बेसिकली बस आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इन्वर्स करना है, तो आपको एक्स को वहीं पे छोड़ देना है, और जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू है या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको दूसरी साइड रिवर्स कर देना। यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके पास ये टेबल। सबसे इंपॉर्टेंट ये टेबल ही है। ठीक है, इस टेबल के अकॉर्डिंग ये सारे के सारे क्वेश्चन होंगे, और इस टेबल के आउट कोई भी क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस टेबल के अंदर भी आपके पास ये जो वैल्यूज है, ये कहलाएंगे आपके पास प्रिंसिपल वैल्यूज, और ये जो वैल्यूज है ये आपके पास कहलाएंगी ऑपरेटिव वैल्यू, ऑपरेटिव वैल्यूज जिन पे ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, ये प्रिंसिपल वैल्यूज मैं आप लोगों को याद करवा देता हूँ, और ऑपरेटिव वैल्यू भी आप लोगों को याद करवा देता हूँ। तो साइन को मैंने 3-4 बार रिपीट कर दिया, तो साइन तो आप लोगों को याद हो ही गया होगा। मैं कॉस की बात करता हूँ। कॉस की जो वैल्यू है वो 1 से स्टार्ट होती है, 0 पे उसकी वैल्यू 1 होती है, और पाई पहुंचते पहुंचते माइनस पाई पहुंचते पहुंचते -1 हो जाती है, ये देखो। पाई पहुंचते पहुंचते वैल्यू जो है वो -1 हो गई है। तो इसके रेंज एंड डोमेन की बात करता हूँ, अगर मैं इस पर्टिकुलर फंक्शन को ले रहा हूँ y बराबर कॉस ऑफ एक्स, तो इसका आपके पास डोमेन आ जाएगा कहाँ से कहाँ तक, जो वैल्यूज मैं पुट कर सकता हूँ, तो वैल्यू पुट कर सकता हूँ 0 से लेकर पाई तक। 0 भी इंक्लूडेड है और पाई भी इंक्लूडेड है। और y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी? इसकी वैल्यू आएगी -1 से 1 तक। ठीक है, हम लोग इंक्रीजिंग मैनर में मूव करते हैं, जो छोटी वैल्यू होती है उसको पहले लिखते हैं, बड़ी वैल्यू को बाद में लिखते हैं। ये आपके पास रेंज होता है। ठीक है, लेकिन ये किसका हुआ है? नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हुआ है, लेकिन हमें किसका चाहिए? हमें चाहिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या होगा? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो ग्राफ है वो उठ के दूसरी साइड चला जाएगा। इस ग्राफ उठ के दूसरी साइड चला गया, तो यहाँ से जो x है वो हो जाता है कॉस इनवर्स ऑफ y। तो ये जो y है ये अब डोमेन बन चुका है, डोमेन वही रहेगा जो पिछले का रेंज था।
पिछले का रेंज था -1 से 1, तो डोमेन की वैल्यू हो जाएगी आपके पास -1 से 1, ये इंक्लूडेड है। और एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपके पास रेंज, और रेंज की जो वैल्यू है वो आपके पास होगी 0 से लेकर 5 तक। 1 मिनट देना ज़रा, कॉल आ रहा है। हाँ, तो ये कॉस्ट की वैल्यू तक पहुँच चुके हैं हम लोग। जो रेंज था वो डोमेन हो चुका है, जो डोमेन था वो रेंज हो चुका है। ठीक है? और इसी को हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू कहेंगे। और एक चीज़ याद रखनी है आप लोगों की, प्रिंसिपल वैल्यू के बाहर नहीं जाना चाहिए कुछ कुछ भी। ठीक? जो भी आपके पास आंसर आ रहा है या फिर जो भी आपके पास वैल्यू डिफाइन करी जा रही है वो प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर ही रहनी चाहिए। प्रिंसिपल वैल्यू के अगर बाहर चली गई तो वैल्यू गलत होगी हमारी। ठीक है? तो नेक्स्ट आता है आपके पास 10 का। ठीक है? और 10 का ग्राफ भी आप लोगों को पता होगा। 10 कैसे जाता है? y बराबर 10 ऑफ x है। तो इसका जो ग्राफ है आपके पास वो इस तरीके से जाता है। इसकी जो वैल्यू होती है 10 की, ये 0 पे 0 होता है, और जब ये पाई बाय 2 पहुंचता है तो ये इन्फिनिटी हो जाता है, नॉट डिफाइन हो जाता है। ऐसे ही आपके पास 0 पे 0 रहेगा, जब ये नेगेटिव साइड में पाई बाय 2 पहुंचेगा तो माइनस का इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है? तो इसका जो डोमेन होगा, इसका डोमेन हो जाएगा आपके पास इसका। ठीक है? डोमेन हो जाएगा -π/2 से लेकर π/2 तक। और ये ब्रैकेट का मतलब है एक्सक्लूडिंग है, -π/2 भी नहीं लेना और π/2 भी नहीं लेना। दिमाग में बैठा हो इस चीज़ को कि फंक्शन की डेफिनेशन हमेशा ट्रू होनी चाहिए, और अगर मैंने π/2 ले लिया तो फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, वैल्यू नॉट डिफाइंड पहुंच जाएगी, y की वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाएगी। नॉट डिफाइंड कभी भी आनी नहीं चाहिए वैल्यू, नॉट डिफाइंड पे फंक्शन ऑपरेट होता नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर -π/2 और +π/2 को लिया ही नहीं है, एक्सक्लूडिंग में रखा है। ठीक है? एक्सक्लूड किया है इसे। ठीक? तो यहाँ पे y की वैल्यू जो आती है वो कितनी आती है यहाँ पे 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, जिसमें 0 तो लोगे, ठीक है, लेकिन नॉट डिफाइंड नहीं लोगे, तो इसका मतलब है पूरा का पूरा जो रियल नंबर है वो इसकी वैल्यूज के अंदर आ जाता है। ठीक है? माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक सारे रियल नंबर इसकी वैल्यू में आ जाएंगे। ठीक? अगर मैं इसके इन्वर्स की बात करूँ तो इन्वर्स फंक्शन में एक्स पे फंक्शन ऑपरेट हो रहा था, इसको वाई पे कर दो, वाई पे कर दोगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। वाई पे कर दोगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है? सेम फंक्शन है, बस इसका जो ग्राफ है ये जो ग्राफ है ये, इसको क्या कर दिया, टिल्ट कर दिया, घुमा दिया। ठीक है? इसको घुमा दोगे तो आपके पास जो जो चीज़ एक्स पे ऑपरेट हो रही थी वो वाई पे ऑपरेट हो जाएगी, यानी कि जो आपका रेंज है वो डोमेन हो जाएगा, जो डोमेन है वो रेंज हो जाएगा। वाई बराबर टेन इनवर्स ऑफ एक्स है। तो यहाँ पर एक्स की जो वैल्यू होगी वो पूरा का पूरा आर आएगी, पूरा का पूरा रियल नंबर आएगी। ठीक है? और लेकिन जो वाई की वैल्यू है वो -π/2 से लेकर π/2 को एक्सक्लूड करना पड़ेगा आपको। ठीक है? हटाना पड़ेगा, ये दोनों वैल्यू नहीं लेनी है आपको। ठीक? ऐसे कॉट का है, सेक का है, कोसेक का है। ठीक है? इन सब का भी है, मैं आपको ग्राफ ग्रुप में भेज दूंगा। ठीक है? तो उसको ऑब्जर्व कर लेना, उसमें कोई डाउट रहे तो मुझे पूछ लेना। नेक्स्ट आता है आपके पास ये टेबल को मेमोराइज करना है, या फिर मैं कहूँ इस टेबल को मैं एक एक वैल्यू को अपने अंदर बैठाना। ठीक है? तो इसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, इसको टेबल को साइड में रखना है। ठीक है? और जो आपने 9th 10th में वैल्यूज याद करी थी, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू, उनको एक बार रिकॉल करना है। तो उनको रिकॉल करोगे तो आपको ये सारी की सारी वैल्यू अपने आप याद हो जाएंगी। लाइक मैंने क्वाड्रेंट सिस्टम में, मुझे पता है कि ये वैल्यू 0 होती है, ये π/2 होता है। ठीक है? ये पाई होता है, ये 3π/2 होता है, और ये आपके पास 2π होता है। ठीक है? ये तो तब जब ये पूरा 360 का रोटेशन लेगा, लेकिन कोई भी वैल्यू यहाँ पे 360 का रोटेशन ले नहीं रही है। ठीक है? तो हमने क्या करना है, इस 2π वाले पार्ट को हटा देना है। ठीक? और इस 2π वाली जगह पार्ट की जगह पर π/2 नेगेटिव का लगा देना। अब नेगेटिव का जैसे तुम लोग लगाओगे तो नेगेटिव में ये पूरा का पूरा सेक्टर डिफाइंड हो गया। ठीक है? और -π/2 से लेकर +π/2 के बीच में ये पूरा सेक्टर डिफाइन हो गया। तो इसके अंदर आता है आपके पास साइन, देखो साइन आया। ठीक है? इसके अलावा आता है आपके पास कॉसेक, क्या है कॉसेक। ठीक है? और आपके पास आता है इसके अलावा टेन, और ये है टेन। ठीक है? तीन वैल्यूज इस सेक्टर के अंदर आती हैं। ठीक है? अब इस सेक्टर को अगर तुम लोग हटा दो तो बच जाती है फिर से तीन वैल्यू। ठीक? और वो जो तीन वैल्यू बचती हैं वो बचती हैं
इस सेक्टर के अंदर 0 से लेकर पाई के बीच में बाकी बची कुची 3 वैल्यूज आती हैं। तो कौन कौन सी आएंगी? कॉस आएगी, ठीक है, देखो कॉस आ रही है। इसके अलावा सेक आएगी, ये आ रही है सेक, ये आ रही है सेक, और इसके अलावा कॉट आएगी, ये आ रही है आपके पास कॉट। ठीक है, तो 3 वैल्यू इस सेक्टर के अंदर 0 से लेकर पाई के बीच में, और 3 वैल्यू इस सेक्टर के अंदर आपके पास पाई बाय 2 से लेकर माइनस पाई बाय 2 के बीच में। अब कौन सा एक्सक्लूड करना है और कौन सा इंक्लूड करना है, ये चेक करना है। तो साइन में तो सब कुछ इंक्लूडेड है, दोनों ब्रैकेट इंक्लूडेड वाले आ रहे हैं साइन के अंदर, ठीक है, साइन और कॉस के अंदर दोनों वैल्यू इंक्लूडेड वाले आ रहे हैं। तो आपको इसमें कुछ भी याद करने की जरूरत ही नहीं है, इंक्लूडेड है, इंक्लूडेड है। कॉसेक की बात करूँ तो कॉसेक जो 0 पे नॉट डिफाइन होता है, तो इसलिए 0 को एक्सक्लूड कर दिया है यहाँ पे। 0 के आगे जो पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 की वैल्यू है, उसमें से 0 को हटा दिया गया, 0 को एक्सक्लूड कर दिया गया। ऐसे 10 वाले पार्ट में इन दोनों पे ही नॉट डिफाइन हो जाता है, माइनस पाई बाय 2 पे भी नॉट डिफाइन हो जाता है और पाई बाय 2 पे भी नॉट डिफाइन हो जाता है। तो इन दोनों को एक्सक्लूड कर दिया, बीच का सारा पार्ट लिया गया, ठीक है। कॉस के अंदर सारी की सारी वैल्यू पे डेफिनेशन प्रूव होती है, तो सारी वैल्यू ली गई। सेक के अंदर पाई बाय 2 पे नॉट डिफाइन हो जाता है, तो पाई बाय 2 को एक्सक्लूड कर दिया गया। कॉट के अंदर 0 और पाई पे नॉट डिफाइन हो जाता है, तो इन दोनों को एक्सक्लूड कर दिया गया, ठीक है। तो इतनी चीजें आप लोगों को याद रखनी है प्रिंसिपल वैल्यू के लिए। तो आपके पास सवाल किस तरीके से आएगा? सवाल आएगा आपके पास इस तरीके से कि साइन इनवर्स ऑफ 1/2 की वैल्यू बताओ, ठीक है, इसका रेंज बताओ, इसका या इसकी प्रिंसिपल वैल्यू बताओ, इसके कहाँ पर होगा, ठीक। तो इसको करने के आपके पास 2 तरीके होंगे। तो सबसे पहले पहला तरीका, ठीक है, पहला तरीका आपके पास साइन इनवर्स 1/2 कहाँ पे वैल्यू होती है। तो अगर तुम लोग टेबल बनाओगे तो 0 1 1/2 1/√2 √3/2 और 1 1 यहाँ पर 1। तो ये वैल्यू होती है आपके पास 0 पे, ये पाई बाय 6 पाई बाय 4 पाई बाय 3 और पाई बाय 2 पे। तो 1/2 कहाँ पे वैल्यू होती है आपके पास? पाई बाय 6 पे। तो इस पर्टिकुलर वैल्यू को लिख दोगे साइन ऑफ पाई बाय 6। और यहाँ पे नॉर्मल फंक्शन और इनवर्स के फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करके 1 देते हैं। तो ये इससे कैंसिल आउट, एक्चुअली कैंसिल आउट नहीं होता, लेकिन मतलब यहाँ तो हट ही जाएगा सारा का सारा, तो ये हट जाता है यहाँ से, इससे हट जाएगा। तो कितना आ गया? पाई बाय 6। तो क्या पाई बाय 6 बिलोंग कर रहा है इसकी रेंज में, जो इसकी रेंज है माइनस पाई बाय 2 से लेकर प्लस पाई बाय 2 के बीच में, ठीक है, बिलोंग कर रहा है? हाँ कर रहा है, यस। तो हेंस इसलिए साइन इनवर्स 1/2 1/2 has a principal value of पाई बाय 6। तो पाई बाय 6 इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है आपके पास सेम क्वेश्चन को टैकल करने का? तो इसके लिए क्या किया आपने? साइन इनवर्स 1/2 जो दे रखा है आपको, इसको ले लोगे आप y, लेट कर लोगे इसको, लेट दिस थिंग इज y। तो अब अगर साइन इनवर्स को दूसरी साइड भेजोगे तो इनवर्स वाला फंक्शन नॉर्मल हो जाता है, नॉर्मल वाला फंक्शन इनवर्स हो जाता है, तो हो जाएगा 1/2 बराबर साइन ऑफ y। अभी साइन ऑफ y हो चुका है, तो ये 1/2 की वैल्यू कब होती है? ये होती है आपके पास साइन ऑफ पाई बाय 6 पे बराबर साइन ऑफ y। साइन से साइन कट गया, ठीक है, साइन से साइन कट गया, तो y की वैल्यू आ गई पाई बाय 6। पाई बाय 6 आते के साथ ही सबसे पहले आप लोगों को चेक करना है कि क्या ये बिलोंग कर रही है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू में। यस, यही आपके पास आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होते हैं वाले। चीजें अगर हमें पकड़ में आए उसके लिए, जैसे कि मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ कि आप लोगों को ये वैल्यू वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया। आपको वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू याद होनी चाहिए। तो साइन एक्स की जो वैल्यू होती है वो 0 पाई बाय 6 पाई बाय 4 पाई बाय 3 पाई बाय 2 तक होती है। 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। अगर नेगेटिव हो जाता तो एंगल को नेगेटिव कर देना सब जगह पे, ठीक है।
for negative value, angle will be negative. अगर नेगेटिव वैल्यू है तो एंगल भी नेगेटिव हो जाएगा। इस तरीके से अगर आपके पास cos x है तो इसको रिवर्स कर दोगे तो 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। और नेगेटिव वैल्यू के लिए आगे की तरफ मूव कर जाता है, वो मैं अभी दिखाऊंगा कि किस तरीके से मूव करता है। फिर 10 के लिए, 10 के लिए आपके पास 0, 1/√3, 1 √3 और नॉट डिफाइन। आपके पास कॉट के लिए हो जाता है आपके पास नॉट डिफाइन, √3, 1, 1/√3 और 0। सेक के लिए हो जाता है आपके पास 1, 2/√3, √2, 2 और नॉट डिफाइन। आपके पास कॉसेक के लिए आता है आपके पास नॉट डिफाइन, 2, 2, 2/√3 और आपके पास 1। ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है। अब इसी की हेल्प लेके हम लोग को क्वेश्चन करने हैं। तो आपको सबसे पहला एग्जांपल आपके पास, आपको पता करना है साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 की वैल्यू। ठीक है, अब ये आपके पास इनवर्स फंक्शन दे रखा है और इनवर्स फंक्शन दे रखा है और इसकी आपको प्रिंसिपल वैल्यू पता करनी है। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू यानी कि आपके पास एंगल पता करना है कि किस पर्टिकुलर एंगल पे ये पूरी वैल्यू होगी। तो इसको करने के दो तरीके हैं। तो सबसे पहला तरीका ये है, ठीक है, कि आप पहले ये पता करो कि ये जो 1/√2 होता है ये साइन की वैल्यू होती किस पर है। तो अगर मैं टेबल की तरफ जाऊँ तो 1/√2 मेरे को दिख रहा है कि ये π/4 पे होता है। 1/2 ये रहा 1/2, ठीक है, 1/√2 ये रहा, और ये π/4 पे होता है। तो यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ, आपके पास साइन इनवर्स ऑफ साइन π/4। ठीक, अभी साइन π/4 लिखने के बाद ये जो आपके पास फंक्शन है, एक नॉर्मल फंक्शन और इनवर्स फंक्शन, अगर दोनों फंक्शन सेम सेम है, ठीक है, और एक दूसरे के अंदर लिखे हुए हैं f इज इक्वल टू होता है x, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, और f इनवर्स ऑफ x ये भी होता है x। यानी कि इनवर्स फंक्शन के अंदर नॉर्मल फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन के अंदर नॉर्मल फंक्शन है, नॉर्मल फंक्शन के अंदर इनवर्स फंक्शन है। तो दोनों केस में ही डोमेन ही आपके पास रेंज होता है। ठीक, तो ये आ गया आपके पास ये x। इसी तरीके से इनवर्स से साइन कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा π/4। अभी π/4 आने के बाद रुकना नहीं है, वैसे तो ये आंसर है, लेकिन ये आंसर तब क्लैरिफाई होगा जब ये बिलोंग कर रहा होगा इसकी प्रिंसिपल वैल्यू में, और प्रिंसिपल वैल्यू होती है -π/2 से लेकर π/2। तो क्या इसके बीच में बिलोंग कर रहा है? अब अगर ये चीज इसके बीच में बिलोंग कर रही है कि नहीं कर रही है, अगर तुम लोगों को ना पता चले तो यहाँ से पाई भूल जाना। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/4। तो 1/4 की वैल्यू होती है 0.25। ठीक है, और यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये होता है माइनस का 1/2 और ये होता है 1/2। तो -1/2 को लिखते हैं माइनस का 0.5 और 1/2 को लिखते हैं 0.5। तो क्या ये 0.25 इसके बीच में कहीं पे लिखा जा सकता है? हाँ जी, लिखा जा सकता है। तो ये बिलोंग कर रहा है, यस, हाँ बिलोंग कर रहा है। हेंस दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू, दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू, इसलिए प्रिंसिपल वैल्यू है। ठीक है, ये तरीका आया समझ में? यस सर लिखो जल्दी से, तेजी से, जितनी जल्दी लिखोगे उतनी जल्दी दूसरा तरीका बताया जाएगा।
4 यस सर आ गए, 5 यस सर आ गए, एक रह गया, जल्दी करो। ठीक है, तो अब देखो दूसरा देखा। दूसरे तरीके के लिए हम लोगों ने क्या किया, आपके पास है सवाल जो था वो था साइन इनवर्स ऑफ 1/√2। हमने इसको लेट कर लिया, लेट अल्टरनेट तरीका है, इसको लेट कर लिया कि ये पूरा का पूरा y के बराबर है। ठीक है, अब y के बराबर है तो यहाँ से जो साइन इनवर्स दिख रहा है ये अपनी जब भी साइड चेंज करेगा, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि अगर y बराबर, अगर y बराबर, अगर y बराबर f ऑफ x हो, यहाँ से x निकालना हो तो ये f इनवर्स ऑफ y हो जाता है। और अगर x बराबर f इनवर्स ऑफ y हो तो y बराबर f ऑफ x हो जाता है। ठीक है, यानी कि इनवर्स अपनी जगह चेंज करता है तो नॉर्मल हो जाता है, और नॉर्मल अपनी जगह चेंज करता है तो इनवर्स हो जाता है। तो यहाँ पे इनवर्स अपनी जगह चेंज कर रहा है, ये नॉर्मल फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल फंक्शन में। ये कुछ इस तरीके से देखेगा 1/√2 बराबर में साइन ऑफ वाई। अब यहाँ से क्या करना है, इन दोनों को कंपेयर करना है। तो 1/√2 साइन वाई के कब इक्वल होता है, जब यहाँ पे 1/√2 की जगह पर आपके पास हो साइन ऑफ पाई/4, क्योंकि पाई/4 होता है पूरा का पूरा, तो यहाँ से हो जाएगा साइन ऑफ वाई। तो ये अगेन साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो हो जाएगा वाई की वैल्यू पाई/4। ये आपके पास तभी आंसर होगा जब ये बिलोंग कर रहा होगा इसकी प्रिंसिपल वैल्यू में, जो कि होती है -पाई/2 से लेकर पाई/2 तक। इसमें बिलोंग कर रहा है, यस, तो ये आपके पास आंसर है। ठीक है, ये वाला भी क्लियर है, यस सर लिखो जल्दी से। 6 यस सर आए जल्दी से ग्रुप में। चलेगी होगी, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अभी आपके पास अगर सवाल कुछ इस तरीके से हो कि आपको पता करना साइन इनवर्स ऑफ माइनस का √3/2, ये वैल्यू कहाँ पे होगी। ठीक है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू पता करनी है आप लोगों को। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू पता करने के लिए मैं तुम लोगों को एक हैक बता देता हूँ। ठीक है, और ये हैक कुछ इस प्रकार से है कि अगर आपके पास साइन के लिए है, ये केवल साइन के लिए है, ठीक है, साइन के लिए है, कॉसेक के लिए है, और टेन के लिए है ये हैक। ठीक है, तीन चीज़ों के लिए ये हैक है कि अगर आपके पास पॉजिटिव वैल्यू है, अगर आपके पास पॉजिटिव वैल्यू है तो आपको यहाँ पर लेनी है। ठीक है, यानी कि सीधा आपके पास जो भी वैल्यू है उसको सीधा थीटा ही ले लेना है। और अगर नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे लेनी है। क्यों, क्योंकि इसकी जो रेंज होती है वो पाई/2 से लेकर -का पाई/2 होती है, और ये बीच में जीरो है, तो जीरो से नीचे सारा का सारा पार्ट नेगेटिव होगा और जीरो से ऊपर सारा का सारा पार्ट पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे जब जब भी आपके पास नेगेटिव वैल्यू आए यहाँ पर आ जाए, तो यहाँ पे आपको थीटा ना लेके माइनस का थीटा लेना है। ठीक है, किसके लिए, साइन कॉसेक और टेन के लिए। तो यहाँ पर आपके पास सवाल है, आपके पास यहाँ पे सवाल है कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस का √3/2 है। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ चुकी है, तो हम पॉजिटिव नहीं ले सकते यहाँ पर। तो आप लोगों को क्या करना है, इसके लिए इसको लिखना है साइन इनवर्स ऑफ साइन, ठीक है, माइनस का किस पे होती है, √3/2 किस पे वैल्यू होती है, पाई/3 पे। ये वैल्यू आप लोगों को याद करनी पड़ेगी, इसका कोई हैक नहीं है, इसमें नहीं बच सकते आप लोग। ठीक है, तो ये आपने √3/2 पता कर लिया कि ये पाई/3 पे होता है, और उसके आगे नेगेटिव लगा दिया। क्यों, क्योंकि जब नीचे की तरफ से मूव करता है ये और नेगेटिव एंगल आता है तो यहाँ पे माइनस का थीटा लिया जाता है। और माइनस का थीटा भी क्यों लिया जाता है, अभी मैं इस सवाल को होने के बाद बताता हूँ। तो अगेन साइन से साइन कट जाएगा, ठीक है, साइन से साइन कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा -का पाई/3। और क्या ये बिलोंग कर रहा है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू में, डेट इज -पाई/2 से लेकर +पाई/2 तक, क्या ये इसमें बिलोंग कर रहा है, वैसे तो यस कर रहा है। लेकिन आप लोगों को अगर चेक करना है कि ये बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो एक तो तरीका वो पॉइंट वाला बताया, दूसरा तरीका है इसको थीटा में कन्वर्ट कर लो, नॉर्मल डिग्री में कन्वर्ट कर लो, तो ये -का 60 है। ठीक है, और ये कितना है आपके पास, ये -का 90 से लेकर +का 90 है, तो -90 और +90 के बीच में 60 कहीं पर होगा, यस होगा। ठीक है, तो हेंस यही आपके पास प्रिंसिपल वैल्यू है, ये रही। ठीक है, यही आपके पास आंसर है। ठीक, और अगर नहीं होता तो नहीं होता। ठीक है, यस सर लिखो।
अगर समझ में आ गई चीज तो। ठीक है, तो अब ये देखो नेगेटिव क्यों होता है। ठीक है, ये नेगेटिव इसलिए होता है क्योंकि आप लोगों ने जब 11th क्लास में एंगल को डिफाइन कर रहे थे तो आपने जाना था कि माइनस का साइन माइनस का थीटा माइनस के साइन थीटा के बराबर होता है, और कॉस माइनस का थीटा प्लस का कॉस थीटा के बराबर होता है। यानी कि कॉस जो होता है वो पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो कॉस का साथी कौन होता है, सेक। कॉस और सेक को छोड़कर बाकी सारे नेगेटिव होते हैं इस वाले क्वाड्रेंट पे, तो इस वाले क्वाड्रेंट में पहुंचने के लिए इसलिए नेगेटिव एंगल लिया जाता है इन सब में। ठीक है, एक और क्वेश्चन कराता हूँ मैं तुम लोगों को। अब की बार है आपके पास टेन इनवर्स रूट थ्री। तो टेन इनवर्स रूट थ्री की वैल्यू क्या होगी, आप लोग बता सकते हो मेरे को। ठीक है, सॉल्व भी कर सकते हो आप लोग, बता भी सकते हो, दोनों काम कर सकते हो। सॉल्व करना आप लोगों को, तो टेन इनवर्स रूट थ्री कब होता है, ये होता है टेन पाई बाई थ्री पर। ठीक है, 60 पे होता है और 60 को पाई बाई थ्री कहते हैं। 10 से 10 कट गया तो ये आ गया पाई बाई थ्री। क्या ये बिलोंग कर रहा है इसकी रेंज के लिए, ये आपके पास एक्सक्लूडिंग ब्रैकेट माइनस का पाई बाई टू से लेकर पाई बाई टू का एक्सक्लूडिंग ब्रैकेट, तो ये आपके पास 60 है, ये माइनस 90 से प्लस का 90 है, तो इसके बीच में आ रहा है यस, तो यही आपके पास आंसर है। ठीक है, ये क्लियर है मेथड। दूसरा मेथड यही है आपके पास कि टेन इनवर्स अंडर रूट थ्री, इसको क्या कर लेना आप लोगों को, लेट कर लेना कि ये वाई है, तो हो जाएगा अंडर रूट थ्री बराबर टेन वाई, और ये अंडर रूट थ्री कब होता है, टेन पाई बाय थ्री पे होता है, पाई बाय थ्री होता है, हो जाएगा टेन ऑफ वाई। 10 से 10 कट गया तो वाई बराबर पाई बाय थ्री आ गया। और क्या ये बिलोंग कर रहा है इसकी रेंज में, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू में, हाँ कर रहा है, इसलिए ये आपके पास आंसर है। ठीक है, तो और क्वेश्चंस लेता हूँ मैं। तो ये आपके पास 2.1 के क्वेश्चंस हैं, तो इसको देखो और मुझे बताओ कौन सा इनमें से नहीं होगा। ठीक है, तो मैं वही वाला क्वेश्चन कराता हूँ तुम्हें। बताओ इनमें से कौन सा क्वेश्चन नहीं होगा। हो जाएगा, सारे हो जाएंगे। कनिका सबको रिप्रेजेंट कर रही है, सबके हो जाएंगे। सिक्स। ठीक है, तो आपके पास है टेन इनवर्स माइनस का वन। तो टेन इनवर्स वन को लिखेंगे हम लोग टेन इनवर्स, मैंने कहा आपको नेगेटिव वैल्यू हो, तो नेगेटिव वैल्यू में यहाँ पर तो लेते हैं आपके पास थीटा, और यहाँ पर लेते हैं माइनस का थीटा। ठीक है, तो हो जाएगा आपके पास टेन ऑफ माइनस का पाई बाय फोर। ठीक है, अब ये माइनस का हो गया तो 10 से 10 कट गया, इनवर्स से 10 कट गया, और ये आ गया माइनस का पाई बाय फोर। क्या ये बिलोंग कर रहा है आपके पास इसकी प्रिंसिपल वैल्यू में, यस ये कर रहा है, ये आपके पास आंसर है। ठीक है, और कोई इनमें से, 11th, अक्षिता 11th। ठीक है, तो 11th बताने से पहले, ठीक है, मैंने तुम लोग को तीन चीजों के तो बता दिए। ठीक है, तीन
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के मैंने आप लोगों को बता दिया कि कब आपको थीटा लेना है और कब आपको माइनस का थीटा लेना है, लेकिन 3 तो अभी बचे हुए हैं, तो उनके लिए 0 से पाई के बीच में जाते हैं, ठीक है। अब अगर इस क्वाड्रेंट में पड़ता है, तो अगर जो आपके पास अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है तो इस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, इस क्वाड्रेंट में अगर आपके पास आती है वैल्यू तो सीधा थीटा लोगे, और अगर नेगेटिव वैल्यू आती है आपके पास, नेगेटिव नंबर है और नेगेटिव नंबर है, तो इस क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा, इस क्वाड्रेंट में पहुंचते के साथ ही आपको लेना है पाई माइनस थीटा, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूँ मैं, ठीक है। सबसे पहला एग्जांपल ले लिया मैंने कॉस इनवर्स ऑफ, पहले पॉजिटिव का ले लेता हूँ, तो कॉस इनवर्स ऑफ 1/2, ये आपके पास सवाल है, ये हो जाएगा आपके पास कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 का मतलब 1/2 पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है तो डायरेक्ट थीटा ले जाएगा, तो आपको बस ये पता करना है कि 1/2 होता कब है। तो मुझे पता चला कि 1/2 जो होता है ये पाई/3 पे होता है, तो पाई/3 यानी कि 60, तो कॉस से कॉस कट गया तो ये पाई/3 आ गया, तो पाई/3 इसकी रेंज में बिलोंग कर रहा है, जो कि है 0 से लेकर पाई के बीच में, ठीक है। ये आपके पास 60 है और ये 0 से 180 के बीच में है, तो यस, तो ये आपके पास आंसर है, ठीक। अब अगर मैं दूसरा नंबर ले लूँ, सेम नंबर को मैं नेगेटिव कर दूँ, तो कॉस इनवर्स ऑफ माइनस का 1/2 ले लूँगा अगर मैं, तो ये हो जाएगा आपके पास कॉस इनवर्स ऑफ, नेगेटिव है तो नेगेटिव यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में जाते के साथ ही आपको थीटा नहीं लेना है, पाई माइनस थीटा लेना है, तो ये 1/2 होता कब है, पाई/3 पे, पाई/3 ना लेके पाई माइनस पाई/3 लोगे, ठीक है। ये नेगेटिव और पॉजिटिव का फंडा बड़ा बड़ा है, ठीक है, इसको ध्यान में रख के आंसर निकालोगे, वरना आंसर गलत हो जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा और इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 2 पाई/3, तो ये क्या बिलोंग कर रहा है, 0 से लेकर पाई के बीच में, तो आपके पास ये जो वैल्यू है, ये जो आपके पास वैल्यू है, ये है आपके पास 120, 120 है ये, ठीक है, और ये 0 से लेकर 180 है, तो इनके बीच में आता है, यस, ये आपके पास आंसर है। तो देखो नेगेटिव हुआ तो ये आंसर हो जाता है, पॉजिटिव हुआ तो ये आंसर हो जाता है। अब जो ये आपके पास 11th क्वेश्चन है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, अभी जो 11th क्वेश्चन है, 11th क्वेश्चन में आपको दे रखा है tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस का 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस का 1/2। तो पहले इसको tan इनवर्स 1 को सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स 10 पाई/4, फिर सेकंड पार्ट को सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास cos इनवर्स cos, क्योंकि ये नेगेटिव है, क्योंकि ये नेगेटिव है तो पाई माइनस थीटा लेना हम लोगों को, तो हो जाएगा पाई माइनस 1/2 कब होता है, पाई/3 पे, पाई/3 प्लस, यहाँ पे ये नेगेटिव है, हमेशा प्रिंसिपल वैल्यू ही लेनी है और कोई सी वैल्यू नहीं लेनी अपने हिसाब से, तो नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव करने के लिए, इसको पॉजिटिव करने के लिए वही आपके पास नेगेटिव वैल्यू लोगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन ऑफ माइनस का पाई/6, ये पाई/6 पे होता है, माइनस का पाई/6 हो गया, तो ये आपके पास 10 से 10 कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल और साइन से साइन कैंसिल, तो यहाँ से आ गया आपके पास पाई/4, यहाँ से आगे इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 2 पाई/3 और प्लस यहाँ से आएगा आपके पास माइनस का पाई/6। अब अगर सबका एलसीएम ले लो तुम, तो सबका एलसीएम आ जाएगा आपके पास 12, ठीक, तो 4 3 12, फिर 3 4 12, 3 4 हाँ, फिर माइनस का 2 5, और 3 11 में से 2 गया तो ये हो गया 9 पाई/12, जिसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3 पाई/4 इसका आंसर, ठीक है। और कोई सा देखो, और कोई सा इनमें से, ठीक है, तो पूजा रिप्रेजेंट कर रही है सबको, 2.1 पहले करी हुई है, इसको सीधा क्लासरूम में अपलोड करना, मैं भी एक असाइनमेंट बनाऊंगा क्लासरूम में ही और वहीं पे अपलोड करोगे, ग्रुप में नहीं भेजोगे,
ग्रुप में तुम लोगों की फाइल्स आती है ना बहुत सारी, तो इमेज 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 बहुत सारी, मतलब गैलरी भर जाती है। और क्लासरूम में कुछ तुम लोग की फाइल डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे ऑनलाइन ही देखी जा सकती है। तो सीधा क्लासरूम में अपलोड कर दोगे सारा, और सारा वहाँ पे डाटा इकट्ठा रहेगा। तुम्हें मार्क्स वगैरह पे अलॉट होते रहेंगे, तो तुम्हारे पूरे साल की ट्रैकिंग हो जाएगी कि तुमने कब किस टाइम में क्या क्या किया था। ग्रुप में तो पता ही नहीं चलता क्या किया क्या नहीं किया। वहाँ पे लेकिन पता चल जाएगा कि किसने काम किया था और किसने काम नहीं किया था। तो सीधा क्लासरूम में ही अपलोड करोगे इसे। और भैया पढ़ने की कोशिश करोगे। अब पूजा, आपने जो 11वां क्वेश्चन पूछा था, वो 11वां क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है। ढूंढो, एनसीईआरटी में कहीं पर है वो क्वेश्चन, डिट्टो। ठीक है, ढूंढो, नहीं मिले और नहीं हो तब मुझसे पूछना, लेकिन पहले ढूंढना उसको। ठीक है, तो तुम लोग की क्लास वगैरह होगी। अभी हम लोग इस क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं, ये सारा का सारा काम हो जाए तो मैं आज ही तुम लोग को दूसरी क्लास दे दूंगा इसकी, और अगर ये ना हो तो नेक्स्ट क्लास कल ही होगी। ठीक है, ओके सर लिखो सबके साथ और लीव करो।